वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डेट इज़ हर्ष साइंस वाला पे। तो अभी तक हम क्लास 9th का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उस पर हम एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आज इसका दूसरा लेक्चर है। तो हम लास्ट क्लास में डिफ्यूजन तक कर चुके हैं, तो आज हम उसके बाद से शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। हाँ तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है आपका इस चैनल पे, हर्ष साइंस वाला पे। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्यूजन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमको उसको आगे कंटिन्यू करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि हम जब भी अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। इस बार शुरुआत करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम। तो क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज करना है हमको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। सबसे पहला एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? एयर की होगी, है ना, हवा सबसे हल्की होती है। उसके बाद एग्जॉस्ट की होगी, राइट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। और उसके बाद उससे ज़्यादा भारी और क्या होगा? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बाद कॉटन, कॉटन के बाद होगी वाटर की, H2O लिख देता हूँ। कॉटन के बाद वाटर, राइट। वाटर के बाद किसकी होगी? चॉक। चॉक के बाद, अच्छा हाँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक वाटर के बाद ना, वाटर के बाद हनी आएगा पहले, हनी, फिर चॉक और फिर आयरन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे हल्की एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक और फिर आयरन। इसमें आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है डेंसिटी सबसे कम थी एयर की, है ना, गैसेस की है मतलब, उसके बाद लिक्विड की है और फिर सॉलिड की है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमको मतलब डिफरेंसेस बताने स्टेट्स ऑफ मैटर के। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिए थे ना। मैंने आपको बता दिया था ब्रीफली कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स और गैसियस स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सॉलिड में रिजिड होता है सॉलिड, इनकम्प्रेसिबल, डेफिनिट शेप, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। तो आप उसी को टेबल की फॉर्म में लिख लेना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। सबसे पहले सबसे पहले रिजिडिटी से शुरुआत करते हैं। इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा
हार्ड कौन होता है? सबसे ज़्यादा हार्ड होता है सॉलिड, देन आपका लिक्विड, देन आपका गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में, गैसेस सबसे जल्दी कंप्रेस हो जाती है, देन लिक्विड, देन सॉलिड, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है अगेन गैसेस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। उसके बाद आता है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर तो मतलब हम गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उसके वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है ना। ये सब बात तो आप जानते ही होंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है पार्टिकल जो है काफ़ी दूर दूर होते हैं, राइट। और शेप की बात करें तो ये भी तो बता ही रखा है कि सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती, और जो गैसेस होते हैं गैसेस की भी शेप जो है फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेती हैं, राइट। अब बात करते हैं आगे काइनेटिक एनर्जी की। मैं यहीं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी? मतलब पार्टिकल कहाँ पे ज़्यादा तेज मूव करेंगे? सबसे ज़्यादा पार्टिकल मूव करेंगे कहाँ पे? आपके गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आप साथ साथ नोट करते रहें, आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। अगर चीज़ें समझ आ रही हों तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है गिव रीजंस, रीज़न देने हैं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट, गैस जो है कम्प्लीटली फिल हो जाती है उसी वेसल में जिसमें उसको रखा जाता है। रीज़न जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि गैस को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी की शेप ले लेती है? क्यों? ड्यू टू लो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना वो बहुत कम होती है, इसलिए पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स जो दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, so they occupy the volume of the, so they occupy the shape of the vessel, right। वेसल की शेप ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो गैसेस है ना वो कंटेनर की वॉल पे क्या करती हैं? प्रेशर लगाती हैं। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, अब गैसेस के अंदर पार्टिकल जोर जोर से मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स कोलाइडेड विद द, कोलाइडेड मतलब टकराना,
पार्टिकल जो है कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसलिए जो है पार्टिकल जो है कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको भी। कर लिया, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल है उसको जो है सॉलिड कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए भाई, देख लेते हैं। वुडन टेबल को सॉलिड कहना चाहिए, हाँ, बिकॉज in wooden table particles are very closed। पार्टिकल जो है काफ़ी पास होते हैं, आर वेरी particles are very close, particles are very close and having their fixed shape and volume, और उनका जो शेप और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, इसलिए उसको क्या कहना चाहिए, सॉलिड कहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बिकॉज इन वुडन ब्लॉक पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एंड हैविंग देयर फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, और वेरी क्लोज होते क्यों है, ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सो द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको अगर अपना हाथ हवा में हिलाना है तो हम बड़े आसानी से ऐसे हाथ हिला सकते हैं, पंछी बनो उड़ता फिर वाला है, वो शाहरुख खान ने नहीं, वो डायलॉग नहीं है उसका, शाहरुख खान का जो मूव है हाथ फैला के, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। और वही अगर हमको अपना हाथ जो है सॉलिड ब्लॉक से आर पार करना हो तब उसके लिए हमको कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? तो चलिए जानते हैं। बिकॉज इन गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। पार्टिकल जो हैं दूर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दूर होते हैं। सो वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, move our hand in air, right students? But in solid के केस में क्या होता है, particles are very close, particles are very close due to intermolecular forces, राइट स्टूडेंट्स। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन हमसे रीज़न पूछा हुआ था कि हम जो है अपना हाथ जो है एयर में तो आसानी से जो है मूव कर लेते हैं,
पर हमको वही अगर सॉलिड में मूव कराना हो, सॉलिड से अपना हाथ आर पार कराना हो, तो उसके लिए हमको कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? बिकॉज इन गैसेज पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल जो दूर दूर होते हैं गैसेज में। सो वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। पार्टिकल जो है काफ़ी पास पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा होती है ना, इसीलिए तो वो रिजिड हैं। इसलिए हमको कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है वो, उसके बाद अपनी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। कि जो लिक्विड होते हैं उनकी जो डेंसिटी है जनरली सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, हमने ऊपर भी देखा है ना। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट कि जो बर्फ़ का जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों? तो रीज़न जानते हैं इस केस में ऐसा क्यों होता है। भाई बर्फ़ डूबती क्यों नहीं है? आइस के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर एट हाई डिस्टेंस, दूर दूर होते हैं। जबकि आइस जो है सॉलिड है, पार्टिकल्स में मैं कह रहा हूँ इसमें दूर दूर होते हैं। और जबकि वाइल इन वाटर, पानी के केस में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आर वेरी क्लोज, वो काफ़ी पास होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। पानी के मॉलिक्यूल जो है पास होते हैं, तो इसमें जो है पानी में मैं कह रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो ज़्यादा हुआ ऐसे तो आइस से, है ना। और क्या जो आइस का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो है ज़्यादा होता है। साइन बनाया था मैं इंक्रीज़ का। जो वॉल्यूम होता है आइस का वो ज़्यादा होता है ना। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। अब किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम नहीं होगी। तो यही कारण होता है कि जो आइस की जो डेंसिटी है फिर वो लिक्विड से कम हो जाती है, इसीलिए आइस जो है लिक्विड पे तैरता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आइस में जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं हाई डिस्टेंस पे होते हैं, जबकि वाटर में जो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े पास होते हैं, है ना। और जो वॉल्यूम होता है आइस का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर का, राइट। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमने पढ़ा, मास अपॉन में वॉल्यूम। और वॉल्यूम आइस का ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है डेंसिटी कम होगी। और अगर किसी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी कम है तो क्या करेगा? तैरेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? तो बताइए स्टूडेंट्स। तो आंसर है हाँ, बदल सकता है। वी नो डैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हम ये बात जानते हैं कि जो मैटर है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट। सॉलिड एग्जिस्ट करता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड एग्जिस्ट करता है वाटर की फॉर्म में, गैस एग्जिस्ट करता है वाटर वेपर की फॉर्म में, राइट। और हाँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको पूरी NCERT कवर कर रखी है। आप बस इसको नोट्स तो एक बार पढ़ लेना और उसके बाद NCERT देख लेना। हाँ, NCERT तो आप मतलब ये नोट्स आप ये लेक्चर अटेंड करने के बाद ना ऐसे हो जाओगे ना, आप दूसरों को पढ़ा दोगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आप एकदम फोकस होके एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। तो मैंने ये टॉपिक पर ये जो है इसकी हेडिंग क्या बताई थी, मैंने कहा था कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। अब वो कैसे करेगा? पहला, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम
चेंज करें टेम्परेचर तो मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। क्या वो कैसे करेगा अपनी स्टेट चेंज, अब देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण क्या होता है, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल ज़ोर ज़ोर से मूव करेंगे, है ना, स्पीड ज़्यादा होगी इनकी, तो वही लिखा है द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो क्या करती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है, राइट। तभी तो स्टेट चेंज हो पाएगा। जैसे कि सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज होना है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हमको कम करना पड़ेगा, और वो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, राइट। जो लिखा था हीट सप्लाइड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. उसके बाद क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्टेट जो है चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, राइट, और लिक्विड से गैस, है ना। और अब जान लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं हम जिसमें जो सॉलिड जो है मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो कितना होता है, 273.16। ये बात आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट तो हम आगे पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, डेट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। 273.16 होता है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 273 ही लेके चलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। आपसे जो है एसआई यूनिट भी पूछी जा सकती है कि भाई बताओ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, है ना, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मेल्टिंग पॉइंट से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, वो क्या इंडिकेट करता है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है कितनी हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और फिर राइट गैसेस का। उसके बाद आते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं जब सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, विच इज़ कॉल्ड फ्यूजन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट its temperature remains the same, so where does this heat energy go? ये बात जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, जब भी स्टेट जो चेंज होता है, जब सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, जब स्टेट चेंज होता है ना, जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तब टेम्परेचर जो है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है।
तो हम जो हीट हम दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो है स्टेट चेंज करने में हेल्प कर रही है। वो कैसे स्टेट चेंज में हेल्प करती है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको कम करती है, राइट। अगर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में है ज़्यादा है, हमने हीट दी, कम हो गए, तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे, राइट। एज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस, जैसे जैसे हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब करती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट, राइट। लेटेंट हीट के आगे हम डेफिनेशन देखते हैं। लेटेंट हीट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब है हिडन, छुपी हुई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो जानते हैं latent heat, तो मैंने कहा latent का मतलब hidden, ओके, छुपा। जो हीट एनर्जी चाहिए होती है 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, राइट। 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट होना 1 किलो लिक्विड में एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन इसलिए कहा क्योंकि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, राइट। अगर मैं यही बोल देता अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इंटू 1 kg ऑफ गैस, तो अब यहाँ पर क्या आ जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हम आगे देखेंगे, आप वो ले रखा है। उसके बाद एक नोट पॉइंट दे रखा है, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और एट 273 केल्विन। मैंने ऊपर बताया था 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिखते हैं, कि जो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं ना 0 डिग्री पे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड टू जो पार्टिकल होते हैं आइस में, ठीक है। मतलब वाटर की एनर्जी जो है, वाटर के पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है आइस के पार्टिकल की एनर्जी से। क्यों वाटर की में क्या है, थोड़ी बहुत तो मूवमेंट अलाउड ही है, तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। और सॉलिड में सब कुछ क्या है? फिक्स्ड है, राइट। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है उबलना शुरू कर जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके स्टूडेंट्स। उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है बॉईल करना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, है ना। अच्छा, वैसे कोई भी चीज़ उबलती कब है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ बॉईल होगी, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय कब उबलती है? जब चाय का वेपर प्रेशर और जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब जो है चाय जो है हमारी बॉईल होती है, राइट। तो उसी को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। होप करता हूँ समझ आ गया होगा, ओके। इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग होती है, एक बल्क फिनोमेना, यानी कि एक मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल वाटर के उड़ेंगे, है ना। लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल एक बारी में जो है उबलते हैं, है ना। द पार्टिकल फ्रॉम द बल्क गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, कि मतलब पार्टिकल जो है खूब सारी एनर्जी जो है गेन करके अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करके स्टेट चेंज कर देते हैं, राइट स्टूडेंट। आ गया? ये मैंने बताया था आप, अच्छा ये नहीं बताया, ऊपर मैंने बताया था आपसे क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी जो है कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हम सुनते आए हैं, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन। कैसे? कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। तो 100 डिग्री कितना होगा? 100 ऐड कर देंगे, राइट। 100 प्लस 273 विच इज़ कितना? 373 केल्विन। उसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? कन्वर्जन होता है लिक्विड का वेपर में विदाउट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। अभी हमने ऊपर भी देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, जब 1 kg सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है 1 kg लिक्विड में, है ना, तो उसी कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे जो है कन्वर्जन हो रहा है
यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि किसका कन्वर्जन हो रहा है। 1 kg लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू 1 kg ऑफ वेपर विदाउट राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़े, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी एक नोट दे रखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टीम में, वाटर वेपर जो होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर की एनर्जी से, राइट। कि जो अब पार्टिकल, जो स्टीम मतलब क्या, वाटर वेपर गैसेज ही है, तो गैसेस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड जैसे कि वाटर। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे वही नोट में लिख रखा था, पार्टिकल्स इन स्टीम और द वाटर वेपर हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन वाटर। कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। ओके, तो ये डायग्राम देख सकते हैं आपने, कहाँ से लिया है, ये आपकी NCERT से लिया हुआ है। इसमें क्या दिखा रखा है, तीनों स्टेक दिखा रखी हैं। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या, गैस बनती है। गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, ऑब्वियसली लिक्विड को कूल करेंगे तो बन जाएगा सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है सब्लिमेशन। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कि सॉलिड का, कि क्या होता है सब्लिमेशन, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, राइट, या फिर गैसेस का सॉलिड में कन्वर्ट होने को कहते हैं हम क्या, सब्लिमेशन, बिना लिक्विड में चेंज हुए। ओके स्टूडेंट्स, सीधा सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, वही लिख रखा है यहाँ पे। सब्लिमेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल दे रखे हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर बोले तो आपका कपूर, नेप्थलीन बॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने तो पूरा देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या था, राइट, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, ये सब हम जान चुके हैं, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। वेल, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है गैसेस पे। अगर हम गैसेस में जो है प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर कम कर दें तो गैसेस जो है लिक्विफाई हो जाती हैं, है ना, गैसेस लिक्विफाई होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। क्यों जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहा जाता है। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अगर जैसे ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से हम घटाते हैं तो जो है वो सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट स्टूडेंट। यही कारण है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। समझ आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली। क्यों हो जाती है? जैसे हम 1 एटमॉस्फेयर से प्रेशर घटाते हैं तो सीधा सॉलिड से गैस बन जाती है बिना लिक्विड में चेंज हुए। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ओके, दस वी कैन से डेट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है यही दोनों जो है स्टेट डिटरमाइन करते हैं। दस वी कैन से दैट द प्रेशर टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, उसके बाद है
इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं अभी तक हमने, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, है ना। अब इनके बीच में इंटर कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या बेटा, उसको कहते हैं फ्यूजन। ये आपको याद रखना है बेटा, ये एग्ज़ाम में समझ से चलो 90% तो आना ही आना है। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको कहते हैं फ्यूजन, मैंने ऊपर बता दिया था, ओके। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, वेपराइजेशन, वेपर बनना, है ना। लिक्विड से गैस में क्या होगा तो क्या, वेपर बनेंगे। वेपर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और जब गैस से सॉलिड बने या फिर सॉलिड से गैस बने तो दोनों ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ऊपर हमने देखा था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, सॉलिड से गैस चाहे या फिर गैस से सॉलिड, उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन, राइट। अगर लिक्विड से सॉलिड बनता है, देखिए एरो स्टूडेंट देख रहे हैं एरो, अगर लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड होना, है ना, सॉलिडिफिकेशन। अगर गैस जो है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या करते हैं, कंडेंसेशन, राइट। मतलब गैस को हम कूल कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको याद रखना है, राइट। आगे देखिए, आगे एक और आपको फ्लो चार्ट एक और डायग्राम दिखा रखा है ताकि इससे एकदम आपको क्लियर हो जाए। सॉलिड मेल्ट हुआ तो लिक्विड बनेगा, हाँ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनने को। देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, सॉलिड से लिक्विड जब बनता है उसको कहते हैं हम फ्यूजन, राइट। और जब लिक्विड से गैस होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वही लिखा है यहाँ पे, वेपराइजेशन इवेपोरेशन सेम ही थिंग है। गैस को लिक्विड में चेंज होना है तो, गैस को लिक्विड में चेंज होना है तो कंडेंसेशन, राइट। अगर लिक्विड को सॉलिड में होना है तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस में होना है तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में होना है तो डिपोजिशन। आपकी किताब में सब्लिमेशन लिखा है, आप सब्लिमेशन ही समझ के चलिए। डिपोजिशन हम हायर क्लासेस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब गैसेस जो हैं सॉलिड में कन्वर्ट होती है तब हम कहते हैं डिपोजिशन, लेकिन आप सब्लिमेशन ही लेकर चलिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो उसके बाद ये बस कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल 300 केल्विन। 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस, राइट। मैंने आपको बताया अभी 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, राइट। तो 300 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, माइनस करना पड़ेगा, राइट। ये आप बात हमेशा के लिए कॉपी में कहीं नोट आउट कर लीजिए। जब भी हमको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो हम प्लस करते हैं 273 केल्विन स्टूडेंट्स, ओके। और जब भी हमको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हम माइनस करते हैं 273। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में, छोटा सा है और इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगर हमको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था हमको। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, राइट। तो क्या करेंगे, 300 माइनस 273 कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, ख़त्म। ऐसे ही अगला करेंगे, अगला कैसे, 573 केल्विन, 573 में से 273 माइनस कर देंगे, 3 से 3, 7 से 7, 300 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान है स्टूडेंट्स, राइट। ये अगर हमसे कहा होता
सेल्सियस से केल्विन में करना है तो क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद आता है हमको फिजिकल स्टेट बतानी है पानी की, इस टेम्परेचर पे क्या होगी। इस टेम्परेचर पे वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, वेपर की फॉर्म में, है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें भी वेपर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टेम्परेचर वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंट को अगर चेंज होना है, अब उसको अपनी स्टेट चेंज करनी है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने, इसका आंसर है ड्यू टू लेटेंट हीट। यहाँ पे आप लेटेंट हीट जो ऊपर आपको पढ़ा है वही लिख देना। पढ़ाई आप देख लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। मेथड बताइए जिससे कि हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आपको पढ़ा ही था अभी, याद है कैसे कर सकते हैं, बताइए। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर अप्लाई करके, राइट। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कम कर दें। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएगी, है ना, कंप्रेसिबिलिटी। और लो टेम्परेचर लो करने से क्या हो जाएगा, कूलिंग करने से, है ना, कूलिंग करने से जो है गैसेस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और कंप्रेस करने से भी गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीज आर द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। ओके, तो फिर चलें, टाटा, गुड बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।